देखो यार, एक आखिरी बार बोल रहा हूं, अपनी जिंदगी को खराब करना बंद कर दो। ये जो तुम सुबह से शाम तक इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते हो, देखते हो, अरे उसने मेरी फोटो पे कमेंट करा या नहीं करा, अरे उसका मैसेज आया या नहीं आया, अरे यार उसने इसकी वीडियो पे क्यों कमेंट करा। कुछ बच्चे नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, कुछ बच्चे स्नैपचैट चला रहे हैं। करना बंद कर दो इसको। क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें रिसोर्सेज दिए हैं तो उसका गलत फायदा मत उठाओ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो कि सुबह से शाम तक सफेदी का काम करते थे। सफेदी क्या होता है? पेंटिंग। घरों में जा जाके पेंटिंग करते थे और रात को आके लेक्चर्स लेते थे और उसके बाद भी अच्छे मार्क्स आए, उसके बाद भी सिलेक्शन लिया है उन्होंने। तुम क्या कर रहे हो? डेली एक्सक्यूजेस दे रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? डेली खुद को बहाने दे रहे हैं। आज क्यों नहीं पढ़ पाए? आज ये हो गया था। कल क्यों नहीं पढ़ पाए? कल ये हो गया था। आज मेरे दोस्त का बर्थडे था, आज कैसे पढ़ूंगा? आज मैं थोड़ा इंस्टाग्राम से भैया डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, इस वजह से नहीं पढ़ पाया। अब तक समय कम है, मैं बोल रहा हूँ सुधर जाओ अभी, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। आक्सी शोषण हो गया था ना, अनाक्सी शोषण चल रहा था। इसमें हमने बताया था कि यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अनाक्सी शोषण क्या होता है। यानी वह शोषण जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऐसे शोषण को हम कौन सा शोषण बोलते हैं? अनाक्सी शोषण बोलते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनाक्सी शोषण। अनाक्सी शोषण कल जो लोग नहीं आए तो सुन लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। इसमें मैंने बताया था कि यह जो शोषण होता है, यदि जीवाणुओं में और कवक में हो जाए, यानी बैक्टीरिया में और फंजाई में यानी कवक में अगर यह शोषण हो जाए, तो इस तरह के शोषण को जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अनाक्सी शोषण कहते हैं। और जब जीवाणुओं और कवक में होता है तो यह शोषण किण्वन कहलाता है, जिसको फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। और जब यह प्रोसेस जीवाणुओं और कवकों में होता है तो 2 एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। साथ ही साथ वह किस में परिवर्तित होती है? किस में परिवर्तित होती है? लैक्टिक एसिड। गलत जवाब। जब जीवाणुओं में परिवर्तित होती है, जीवाणु या कवक की ऊपर, कवक का जो अनाक्सी शोषण होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो किसमें परिवर्तित होता है? इथाइल अल्कोहल। गुड। इथाइल अल्कोहल में कल ही का तो लिखवाया है, कोई नहीं जवाब दे रहा है, बस एक लोग का जवाब आया है। इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित होता है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। लाइव चल रहा है तो बताते रहिए आप लोग, नहीं तो कहेंगे कि सब गधे हैं का। इतने देर से पूछ खड़े हैं तो कोई जवाब नहीं देगा तो क्या समझेगा लोग? जो लोग पढ़ेंगे बाद में देखेंगे तो ये सोचेंगे पूछ खड़े हैं, कोई बता ही नहीं रहा है। तो आप लोग का भी इसमें टेस्ट है, हमारा ही नहीं, हम तो बोल रहे हैं, हमारी रोज की आदत है। तो ये 2 प्रकार का अनाक्सी शोषण मैंने बताया था कि पहला बैक्टीरिया और फंगस में होता है, जिसको हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ ही साथ इथाइल अल्कोहल में परिवर्तन होता है और 2 एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। मैंने बताया था 1 एटीपी में 73,000 कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 एटीपी 1 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 73,000 कैलोरी ऊर्जा होती है। और जो ऊर्जा अगर परिवर्तन देखा जाए एटीपी के रूप में, तो सबसे पहले एएमपी के रूप में ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, जिसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। वही एएमपी कन्वर्ट होता है एडीपी में के रूप में, जिसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। और वही कन्वर्ट होता है अंतिम रूप में ऊर्जा का, जो एटीपी के रूप में निर्धारण होता है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। यह एटीपी यानी 1 एटीपी इक्वल टू 73,000 कैलोरी ऊर्जा होती है। और अनाक्सी शोषण में 2 एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। जब जीवाणु या कवक का क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। इट मींस किण्वन होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब जीवाणु या कवकों में ग्लूकोज का विघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। समझ में आ रहा है? यानी वो जब जलता है तो इस स्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब होने लगे, यानी जब आपके बॉडी में जब ग्लूकोज बनेगा,
जब उसका जारण होने लगे, जब उसका एसिमिलेशन होने लगे, जब उसका विघटन होने लगे, जब उसका डिकम्पोजिशन होने लगे, यानी वह जलने लगे, टूटने लगे, तब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वह क्रिया फर्मेंटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन, जिसे हम किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। उस किण्वन प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल बनता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और 2 एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। मैंने उदाहरण बताया था, जो भी पनीर वगैरह हम बनाते हैं, चाहे दही वगैरह का निर्माण होता है, इन सभी खाद्य उत्पादों का जो निर्माण होता है सब के सब किण्वन प्रक्रिया ही द्वारा होता है। यदि मनुष्यों में देखा जाए, यानी ह्यूमंस में देखा जाए, अनाक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी जब हमारे बॉडी में पर्याप्त ऑक्सीजन न मिले तो वैसे श्वसन को हम क्या कहते हैं? अनाक्सी श्वसन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति नहीं ले पाता है तो वही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनने लगती है। यानी जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी में वृद्धि होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। इसका कहने का मतलब जो आपकी फेफड़ों में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, एलोवेली होती हैं, जो कि करोड़ों मात्रा में पाई जाती हैं, वह एलोवेली गैसों का एक्सचेंज नहीं कर पाती हैं, यानी वह रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिसके कारण आपकी मसल्स में, मांसपेशियों में थकान और दर्द का अभाव, थकान और दर्द महसूस होने लगता है, जिसके कारण ही आपका मसल्स यानी मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं। यानी जब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है तो आपके शरीर में दर्द होने लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रीदिंग की। ये तो मैंने कल आपको लिखवा दिया था। उसके पहले मैंने क्रेब्स चक्र पढ़ाया था ऑक्सी श्वसन में, जो कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बताया था, और क्रेब्स चक्र बताया था, जो कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, जिसमें 36 एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। कुल अगर एक ग्लूकोज के अणु का विघटन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो टोटल 38 एटीपी का निर्माण होता है, बताया था। और जो क्रेब्स चक्र की साइकिल होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के कॉर्टेक्स भाग में संपन्न होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में पूर्ण होती है। अब चल रहा था हम लोग का अनाक्सी श्वसन एंड एरोबिक प्रोसेस, जिसमें आपको 2 प्रकार बताए थे, पहला किण्वन और दूसरा अनाक्सी श्वसन बताए थे जो मनुष्य में होता है। तो आपसे यही पूछा जाएगा, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है, ग्लूकोज जब टूटता है तो वह किसमें परिवर्तित होता है? लैक्टिक एसिड के रूप में मनुष्य में। और जब किण्वन प्रक्रिया होती है जीवाणु में और फंगस में तो वह परिवर्तित हो जाता है इथाइल अल्कोहल में। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसीलिए जब हम जैसे उत्सर्जन की इकाई जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, तो उसमें बताए थे नेफ्रॉन को कहा जाता है। उसी तरह श्वसन की इकाई के रूप में हम जानते हैं कोशिकाओं को, जिन्हें एलोवेलीज कहा जाता है। यही कोशिकाएं होती हैं जो कि हमारे डायफ्राम के ऊपर फेफड़े में उपस्थित होती हैं। असंख्य मात्रा में, करोड़ों मात्रा में उपस्थित होती है कोशिकाएं, जो कि श्वसन की प्रक्रिया के लिए मुख्य उत्तरदायी मानी जाती है, रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। यही कोशिकाएं जो होती है वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर के हमारे रुधिर में घोलने का काम करती हैं, रुधिर में मिलाने का काम करती हैं, और हमारे मसल्स के जो रुधिर में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसी का एक्सचेंज कर देती है, विनिमय कर देती हैं, यानी ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर से बाहर निकालने का काम करती हैं, जिससे कि श्वसन प्रक्रिया लगातार बनी रहती है, 24 घंटा चलती रहती है। इसीलिए श्वसन की इकाई के रूप में जाना जाता है, यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है। यानी आपसे पूछेगा कि श्वसन की इकाई किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं को कहते हैं, जिनको इंग्लिश में एलोवेलीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोवेलीज कहा जाता है। याद रखिएगा, इन्हीं असंख्य करोड़ों मात्रा में होती है, लगभग 15-15 करोड़ कहा जाता है, लेकिन करोड़ों मात्रा में ऐसे बात की जाए तो कोशिकाएं होती हैं जो गैसों को एक्सचेंज करने का काम करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर से बाहर निकालती हैं और वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर के रुधिर में घोलने का काम करती हैं। यही होती है कौन? कोशिकाएं, जो कि हमारे लंग्स में उपस्थित होती है। अब बात आती है कि जो हमारा लंग्स होता है, जो हमारा फेफड़ा होता है, वह ऑक्सीजन की कितनी मात्रा को कुल ग्रहण कर सकता है, कितनी उसकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, यानी कितनी कैपेसिटी होती है कि वो ग्रहण कर सकता है। तो कोई बताएगा? 5800 ml, यानी हमारे जो लंग्स होती है उसकी वायु ग्रहण की कुल क्षमता होती है, टोटल कैपेसिटी 5800 ml। अब इसमें कई पार्ट में होते हैं,
यानी अगर आपसे सिर्फ ब्रीथिंग पूछा जाए कि श्वास क्या होता है, श्वासोच्छ्वास क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, तो सांस लेने की प्रक्रिया को ही हम ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। यह 2 चरणों में, 2 स्टेप में पूर्ण होता है। एक तो हम सांस को लेते हैं, एक सांस को छोड़ते हैं। जब हम सांस को यानी फेफड़ों द्वारा, वह प्रक्रिया जब हम फेफड़ों द्वारा वायु को ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम इंस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, अंतः श्वास के नाम से जानते हैं। और जब फेफड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है, यानी श्वास नली द्वारा बाहर निकाला जाता है, उस प्रक्रिया को हम एक्सपीरेशन के नाम से जानते हैं, यानी उच्च श्वास के नाम से जानते हैं। पढ़े होंगे, यानी सांस लेने की प्रक्रिया, सांस छोड़ने की प्रक्रिया, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अब 2 चरणों में पूर्ण हुआ कि सांस लिए और सांस छोड़े। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एयर टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, प्रवाही वेग क्या होता है, यानी सांस लेने का प्रवाही दर क्या होता है, जिसको एयर टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। इसका कहने का मतलब कि अगर आपसे प्रवाही दर पूछे, नाम है एयर टाइडल वॉल्यूम होता है फेफड़ों का जो प्रवाही दर, यानी आप सामान्यतः कितना ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं नॉर्मल केस में, यानी आपके फेफड़ों द्वारा कितना ऑक्सीजन भरी जाती है और कितना ऑक्सीजन छोड़ी जाती है सामान्य तौर पर एक मनुष्य में। तो याद रखिएगा कितना होता है? 500 ml होता है। 500 ml जो वायु होता है, जो वायु की वॉल्यूम होती है, वो आपके फेफड़ों द्वारा सामान्य तौर पर किसी भी मनुष्य में ली जाती है और छोड़ी जाती है। इस चीज को याद रखिएगा। अब दूसरा चीज होता है कि एक कैपेसिटी की बात आती है कि अधिकतम चेष्टा द्वारा, मैक्सिमम चेष्टा करके, मैक्सिमम कोशिश करके, अधिकतम कोशिश करके आप कितनी वायु को अपने अंदर फेफड़ों में भर सकते हैं, और अधिकतम कोशिश करके कितनी वायु को अपने लंग्स के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं, उसकी भी क्षमता फेफड़े की फिक्स होती है। अगर आपसे पूछेगा कि इसी को हम रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इक्वल टू 300 ml, यानी 3000 ml जो होती है सबसे ज्यादा वॉल्यूम होती है, जो कि किसी के फेफड़े द्वारा आरक्षित वॉल्यूम होती है, किसी फेफड़े द्वारा चेष्टा करके, चेष्टा का मतलब कोशिश करके, यानी आप कितना कोशिश करके सबसे ज्यादा वॉल्यूम खींच सकते हैं, यही सबसे ज्यादा होता है। छोड़ तो कम सकते हैं लेकिन खींच सबसे ज्यादा सकते हैं। कितना वायु फेफड़े में भर सकते हैं खींच करके? तो अधिकतम चेष्टा, मैक्सिमम कोशिश द्वारा आप 3000 ml, याद रखिएगा 3000 ml फेफड़ों में वायु को भर सकते हैं। टोटल जोड़ेंगे 5800 होगा। मैं दिखाऊंगा 5800 कैसे हो रहा है। एक जो प्रवाही दर होता है फेफड़े का, जो सामान्य तौर पर वायु को भर सकता है और बाहर निकाल सकता है, वो मैक्सिमम 500 ml होता है। दूसरा होता है रिजर्व होता है, आरक्षित होता है, कितना वो खींच सकता है मैक्सिमम कोशिश द्वारा, इसी को बोलते हैं इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, यानी अंतः श्वसन आरक्षित जो हवा होती है, जो उसका आयतन होता है वो 3000 ml होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद हम अधिकतम कोशिश द्वारा अपने फेफड़े से कितना वायु को बाहर निकाल सकते हैं, वह आपका होता है कितना? 1100 ml। कितना होता है? 1100 ml होता है, यानी 1100 ml। देख रहे हैं बहुत कम है ये, कहां 3000 कहां 1100, यानी आप वायु को खींचकर फेफड़ों में भर तो सकते हैं भर सकते हैं, और भरने में प्रमुख भूमिका निभाता है कौन? प्रमुख भूमिका निभाता है डायफ्राम आपका। डायफ्राम जो कि फेफड़े का सबसे निचला होता है, जिसे तंतुपट के नाम से जाना जाता है, वही डायफ्राम अगर कोई ऑटोमेटिक, जो यहाँ पे श्वास नली का एक वाल्व होता है जहां से 2 पार्ट में जाता है, एक पाचन तंत्र में चला जाता है और एक श्वसन तंत्र में चला जाता है पट खोल करके। यही होता है कि यही से अगर कोई भी पाचन तंत्र का एक अभिन्न अंग भी, टुकड़ा भी अगर कोई भोजन का चला गया श्वास नली में, तो यही डायफ्राम हमारा मदद करता है उसको बाहर निकालने की, चाहे छींक के माध्यम से निकाले चाहे किसी माध्यम से। यानी वायु को पंप करने का, वायु को ऊपर भेजने का काम भी डायफ्राम करता है, जो कि लंग्स जो होता है उसके निचले पट पर होता है, जिसे तंतुपट के नाम से जाना जाता है।
डायफ्राम मुख्य भूमिका निभाता है श्वसन तंत्र में। यानी अधिकतम चेष्टा द्वारा हम वायु को कितना हमारा फेफड़ा ग्रहण कर सकता है, 3000 ml। सामान्य वायु को हम भर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, जिसे प्रवाही दर कहा जाता है फेफड़े का, ये 500 ml होता है। और अधिकतम चेष्टा द्वारा हम कितने वायु को बाहर निकाल सकते हैं, एक्सपीरिशन रिजर्व जो वॉल्यूम होता है, यानी उच्छ्वास द्वारा बाहर निकालना उच्छ्वास कहलाता है। अंतःश्वास मतलब वायु को अंदर लेना। तो उच्छ्वास आरक्षित जो वॉल्यूम होता है वो 1100 ml होता है। 1100 ml होता है। अब सुनिए, सब निकालने के बाद और लेने के बाद भी हमारे फेफड़े में कुछ रिमेन जो वॉल्यूम होता है वो बचा रह जाता है। अवशेष के रूप में कुछ हवा बची रह जाती है, वह कितना होती है? तो याद रखिएगा, हमारे फेफड़े में जो रिमेन एयर होती है वॉल्यूम वो 1200 ml बची रहती है। कितनी ml? सबको जोड़िए, 3000, 500, 1100 और 1200, देखिए 5800 आ रहा होगा। फेफड़े की कुल जो क्षमता होती है एयर वॉल्यूम की वो 5800 होती है। कितनी होती है? 5800। अगर पूछा जाएगा कि फेफड़े की सजीव क्षमता कितनी होती है, सजीव क्षमता कितनी होती है, यानी किसी भी मनुष्य द्वारा जो फेफड़े के द्वारा वायु को अपने अंदर लेता है चाहे देता है, किसी भी परिस्थिति द्वारा जो अपने अंदर लेने देने का काम कर रहा है, टोटल कितना होता है? तो इसको काउंट मत करिए कहाँ गया, इस 1200 को काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये तो रिमेन रहता है, ये तो उसी में रहता है। जो हम बाहर से ले रहे हैं दे रहे हैं वो टोटल कितना होगा? तो 4600 ml होता है। ये भी सवाल बना हुआ है, 4600 ml होता है। और सामान्यतः आपके कहा जाए कि आपकी श्वसन दर 1 मिनट में कितनी होती है? सामान्यतः जो आपका रिस्पिरेशन रेट होता है, श्वसन दर जो होता है, यानी हम सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, वह 1 मिनट में कितना होता है? 14 से 16 बार। रेंज तो यही होता है 14 से 16। लगभग अगर एक रेंज पूछा है तो 18 बार लिखता है ना? तो जो फिक्स रेंज है वो 14 से 16 है। यहाँ से एक सवाल पूछा है, कितना होता है? 14 से 16। 10 मिनट का वही 60 वीडियो ना, फुल मत बनावा। 14 से कितना होता है? 16। पढ़ने वाला भी पगला जाएगा, लगातार सुनेगा यूट्यूब पे। अब का देखे सर पढ़ा रहे थे ना संविधान वाला, चल रहा तो बढ़िया रहा है। 14 से 16 रिकॉर्डिंग हो जाएगा, कई बार नहीं हरवा जाता ना। 14 से 16 बार कितना होता है? 14 से 1 मिनट में जो आपकी श्वसन दर होती है, यानी सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया, टोटल कितनी होती है? 14 से 16 बार। लेकिन 1 मिनट में आपका अगर पूछ दिया जाए कि हार्ट बीट रेट कितना होता है, तो 70 से 80 बार। 70 से, जो 72 लिखता है ना वो छोड़िए, हम यहाँ पे रेंज बता रहे। 14 का मल्टीप्लाई 5, 14 5, 16 25। तो रेंज यही है कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन की श्वसन दर और हृदय दर में कितना का रेशियो होता है। एक संबंध है 5। क्वेश्चन आ चुका है कि श्वसन दर और हृदय दर का 1 मिनट में रेशियो कितना होता है धड़कने का, दोनों का, यानी श्वसन दर और हृदय दर का। तो एक संबंध 5 होता है, यानी 1 मिनट में जो आपका श्वसन दर होता है, कितनी बार सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो बताएंगे 14 से 16। और जो हार्ट बीट होता है 1 मिनट में, वह 70 से 80 बार धड़कता है। छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, लगभग 100 पहुंच जाता है, 100 पहुंच जाता है, धगधगाता रहता है। समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोगों का उम्र बढ़ने के साथ साथ हार्ट बीट लो होता जाता है, स्लो होता जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सांस धीमे धीमे लेंगे, छोटे रहेंगे तो और तेजी से लेंगे। समझ में आ रहा है? तो जितना हार्ट बीट आपका तेजी से चलेगा, सांस जितना जल्दी लेंगे छोड़ेंगे, वो आपका जीवन काल निर्धारण करता है, जिए ज्यादा दिन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही उम्र बढ़ती जाती है, आपकी जो नब्स वगैरह होती है वो भी स्लो होती जाती है धीमे धीमे। देखते हैं कि नहीं? तो यही चीज है। अब इसको नोट कर लेंगे, बंद कर दो, नोट करा जाते, कट कर दीजिएगा, क्या करना है, अच्छा ना लगेगा।